हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 की ज्योग्राफी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय संख्या 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में अपन गहनता से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था खनिज किसे कहते हैं, खनिज की परिभाषा देखी, फिर उद्भव और विकास देखा, उसके बाद उसकी विशेषताएं देखी, फिर खनिजों के प्रकार देखे। आज अपन जो मुख्य टॉपिक देखेंगे वो है खनिजों की पट्टियां। देखो भारत में खनिज पट्टियां कितनी हैं, तो प्रमुख रूप से भारत में 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। कितनी प्रमुख पट्टियां हैं? 3 प्रमुख पट्टियां हैं खनिज पट्टियां। तो आज अपन जो भारत की 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ अपन अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत की खनिज पट्टियां। तो भारत में प्रमुख रूप से 3 खनिज पट्टियां हैं। कितनी खनिज पट्टियां हैं? 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं, जिसमें से जो पहली पट्टी है वो है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहली कौन सी है? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। दूसरी है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। दूसरी कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। और तीसरी और अंतिम है वो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो ये 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं किसमें? भारत में। तो अपन एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पहली अपनी जो प्रमुख पट्टी है वो है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहली कौन सी पट्टी है? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखो सबसे पहले देखो, इसे छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। सबसे पहले जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो पट्टी है, उसे छोटा नागपुर का पठार क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। तो भारत की कौन सी खनिज पट्टी का नाम छोटा नागपुर का पठार है? तो वो अपनी खनिज पट्टी हो गई उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। देखो अवस्थिति, अब देखो ये कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है ये खनिज पट्टी, तो देखते हैं। देखो यह पट्टी छोटा नागपुर, यह पट्टी छोटा नागपुर जो झारखंड, छोटा नागपुर झारखंड, ओडिशा के पठार, ओडिशा के पठार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, इसके अलावा क्या है? पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, तथा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। कौन सी पट्टी? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश वाली जो पट्टी है वो छोटा नागपुर पठार झारखंड, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अब देखते हैं प्रमुख खनिज संसाधन। जो उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, उसके अंतर्गत जो प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखो लोहा अयस्क, देखो इसमें प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं लोहा अयस्क, इसके अलावा देखो कोयला, इसके अलावा मैग्नीज और बॉक्साइट और अभ्रक। तो देखो इसमें इस खनिज पट्टी में जो प्रमुख खनिज संसाधन है वो है लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। ये प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं कौन सी पट्टी में? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश खनिज पट्टी में। अब देखो प्रमुख उद्योग, अब देखो इस खनिज पट्टी में प्रमुख उद्योग कौन कौन से विकसित हो रहे हैं? तो इस खनिज पट्टी का प्रमुख उद्योग है वो है लोहे व इस्पात उद्योग। प्रमुख उद्योग कौन सा है इसमें? लोहे एवं इस्पात उद्योग, लोहे एवं इस्पात उद्योग। देखो उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसका जो प्रमुख उद्योग है, उस पट्टी में जो प्रमुख उद्योग पाया जाता है वो कौन सा है? लोहे व इस्पात उद्योग, लोहे व इस्पात उद्योग। देखो प्रमुख संयंत्र, देखो इस पट्टी में लोहे एवं इस्पात उद्योग, इस पट्टी में लोहे एवं इस्पात उद्योग के प्रमुख संयंत्र, जिसमें देखो पहला आता है भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दूसरा आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में, तीसरा आता है दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, चौथा आता है राउरकेला जो ओडिशा में है, इसके अलावा बोकारो जो झारखंड में है। तो ये प्रमुख संयंत्र हैं कौन सी पट्टी में? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जो भारत की पट्टी है उसके अंतर्गत ये प्रमुख संयंत्र हैं। तो अपन ने देखा है आज उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश पट्टी, तो पहले नंबर की जो पट्टी है उसका अपन ने गहनता के साथ अध्ययन कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट और दूसरी नंबर की जो पट्टी है वो है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन दूसरी पट्टी की ओर चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश पट्टी, है ना? 2 नंबर पे दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश जो खनिज पट्टी है, तो हेडिंग लगाइए दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश।
दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। तो देखिए दूसरी खनिज पट्टी है अपनी, वो है दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। दूसरी जो खनिज पट्टी है भारत की, वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। इसके बारे में अपन गहनता से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति देखते हैं। यह खनिज पट्टी देखो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, देखो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल जो भारत के दक्षिण 4 राज्य हैं उसमें विस्तृत है, अर्थात उन 4 राज्यों में फैली हुई है। तो सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जो दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश वाली जो खनिज पट्टी है वो भारत के कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल राज्य में विस्तृत है, अर्थात फैली हुई है। देखिए इसकी विशेषता देखते हैं। यह पट्टी लोहे धातु, यह पट्टी लोहे धातु तथा बॉक्साइट में समृद्ध है, अर्थात यहां पर लोहे धातु की अधिकता है और बॉक्साइट की अधिकता है। तो लोहे धातु और बॉक्साइट में यह पट्टी क्या है? समृद्ध है, अर्थात इसकी अधिकता है। दूसरी इसकी विशेषता देखते हैं। इस पट्टी में उच्च गुणवत्ता का, इस पट्टी में उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क मिलता है। देखो कौन सी पट्टी में उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क मिलता है? तो वो दूसरे नंबर की पट्टी है अपनी दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश खनिज पट्टी। तीसरी इसकी विशेषता देखते हैं। इस पट्टी में मैग्नीज, इस पट्टी में मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। इस पट्टी में मैग्नीज भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है अच्छी गुणवत्ता का लोहा अयस्क मिलता है। यहाँ पर उच्च क्वालिटी का क्या मिलता है? लोहा अयस्क मिलता है। और लोहा अयस्क के साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं। देखो केरल में, देखो केरल जो राज्य है वहां पर मोनाजाइट तथा थोरियम, मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप है। देखो मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के जो निक्षेप हैं वो कौन से राज्य में है? भारत के केरल राज्य में है। इसके अलावा देखो गोवा में, कौन से राज्य में? गोवा में। गोवा में लोहा अयस्क निक्षेप है, लोहा अयस्क के निक्षेप हैं, जबकि केरल में मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं, वह गोवा में लोहा अयस्क के निक्षेप हैं। अब देखो नोट लगा के एक बिंदु लिखना है अपने को। दक्षिण पश्चिम खनिज पट्टी, देखो दक्षिण पश्चिम खनिज पट्टी में उतने विविधतापूर्ण खनिज नहीं है, उतने विविधतापूर्ण खनिज नहीं है या नहीं मिलते जितने कि उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलते हैं। उतनी विविधतापूर्ण खनिज नहीं मिलते जितने कि कौन सी पट्टी में मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलते हैं। तो ये भी नोट लगा के लिख लेना। एक बार दोबारा इसका अध्ययन करते हैं खनिज पट्टी का। तो देखो यह पट्टी प्रमुख रूप से कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल राज्य में विस्तृत है, अर्थात फैली हुई है ना। यह पट्टी लोहे धातु और बॉक्साइट में समृद्ध है। यहाँ पर लोहे धातु और बॉक्साइट की क्या है? अधिकता है। इसके अलावा देखो इस पट्टी में उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क मिलता है। उच्च गुणवत्ता का तो लोहा अयस्क मिलता है, लेकिन लोहा अयस्क के साथ साथ यहाँ पर देखो मैग्नीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है, मैग्नीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। केरल में मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप है। केरल राज्य में देखो मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप कौन से राज्य में? केरल राज्य में है। जबकि गोवा में लोहा अयस्क के निक्षेप हैं। और लास्ट और अंतिम अपना नोट था, दक्षिण पश्चिम खनिज पट्टी में उतने विविधतापूर्ण खनिज नहीं है, अर्थात नहीं मिलते हैं जितने की उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश खनिज पट्टी थी पहले वाली जिसमें मिलते हैं, उतने इसमें नहीं मिलते। तो ये अपनी दूसरी प्रमुख खनिज पट्टी हो गई, कौन सी? दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। अब अपन तीसरी खनिज पट्टी की ओर चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन तीसरी खनिज पट्टी की ओर चलते हैं। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। तीसरी और प्रमुख जो पट्टी है वो है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश या उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तीसरी जो प्रमुख खनिज पट्टी है वो है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तो देखो भारत की
तीसरी और नेक्स्ट जो खनिज पट्टी है वो है उत्तर पश्चिम प्रदेश खनिज पट्टी। उत्तर पश्चिम प्रदेश खनिज पट्टी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, उत्तर पश्चिम प्रदेश खनिज पट्टी है, उसकी अवस्थिति, यह खनिज पट्टी मुख्य रूप से राजस्थान व गुजरात में फैली हुई है। तो इस खनिज पट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात में। सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है ना। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं, इस खनिज पट्टी का मुख्य रूप से संबंध धारवाड़ क्रम की शैलों से है। तो धारवाड़ क्रम की शैलों से कौन सी खनिज पट्टी का संबंध है? तो वो नंबर 3 पर उत्तर पश्चिम प्रदेश खनिज पट्टी है, उसका संबंध धारवाड़ क्रम की शैलों से है। कौन सी शैलों से है? धारवाड़ क्रम की शैलों से है। इस खनिज पट्टी के मुख्य खनिज तांबा और जिंक है। देखो, इस खनिज पट्टी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? तांबा है और दूसरा कौन सा है? जिंक है। मुख्य खनिज कौन कौन से हो गए? तांबा और जिंक। कौन सी खनिज पट्टी की बात चल रही है? उत्तर पश्चिम प्रदेश खनिज पट्टी। तो देखो, नंबर तीसरा, राजस्थान। देखो, राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, इसके अलावा जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है। राजस्थान किस किस में समृद्ध है? देखो, बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है ना। इसके अलावा देखो, गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। जो गुजरात राज्य है अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए, देखो पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए गुजरात प्रसिद्ध है, अर्थात गुजरात जाना जाता है। गुजरात व राजस्थान, इसके अलावा देखो, गुजरात व राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से किसके लिए फेमस है या किसके लिए समृद्ध है? नमक के समृद्ध स्रोत हैं। नमक के समृद्ध स्रोत भी पाए जाते हैं कौन कौन से राज्य में? गुजरात और राजस्थान में। तो इस प्रकार ये अपनी भारत की 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हो गई। अपन नेक्स्ट बिंदु की ओर चर्चा करेंगे, वो है खनिजों का महत्व। देखो, खनिजों का महत्व अपने को पता होना चाहिए, खनिजों का महत्व क्या है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन खनिजों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, खनिजों का महत्व। खनिजों का महत्व, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, खनिजों का महत्व। देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, खनिजों का महत्व। तो अपन देखेंगे खनिजों का क्या क्या महत्व है, खनिजों का किस प्रकार से उपयोग करना महत्व होता है। तो देखो, हेडिंग लगाइए, खनिजों का महत्व। तो खनिजों के क्या क्या महत्व है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, खनिजों का जो पहला महत्व है, खनिज संसाधन उद्योगों को आधारभूत प्राकृतिक ओब्लिक कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख इसका महत्व क्या हो गया? खनिज संसाधन उद्योगों को आधारभूत प्राकृतिक ओब्लिक कच्चा माल प्रदान करते हैं। आधारभूत प्राकृतिक ओब्लिक कच्चा माल प्रदान करते हैं कौन? खनिज। नंबर दूसरा, खनिज संसाधन किसी भी देश, देखो खनिज संसाधन किसी भी देश ओब्लिक प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी होते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास तब उन्नत माना जाएगा जब वहां पर खनिज संसाधन अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हों और अधिक मात्रा में उपलब्ध हों, तो वो उस देश का आर्थिक विकास अधिक हो जाता है, उस देश का आर्थिक विकास अधिक होता है ना। तो खनिज संसाधन किसी भी देश ओब्लिक प्रदेश की आर्थिक विकास की धुरी होते हैं। नंबर तीसरा, खनन व अन्य आर्थिक क्रियाएं। खनन व अन्य जो आर्थिक क्रियाएं हैं लोगों को रोजगार सर्जन करती है, अर्थात खनन क्रिया लोगों को क्या देती है? रोजगार देती है, रोजगार का सर्जन करती है। नंबर चौथा, खनिजों के अवसंरचना के विकास में। देखो, खनिजों के अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए, खनिजों के अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, खनिजों का महत्व, खनिज संसाधन उद्योगों को आधारभूत प्राकृतिक ओब्लिक कच्चा माल प्रदान करते हैं। दूसरा, खनिज संसाधन किसी भी देश अथवा प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी होते हैं।
जिस देश में जितनी अधिक मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे उसका आर्थिक विकास भी उतना ही समृद्ध माना जाता है। नंबर तीसरा, खनन व अन्य आर्थिक क्रियाएं लोगों को रोजगार सृजन करती है अर्थात रोजगार देती हैं। इसके अलावा चौथा, खनिजों के अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खनिजों का अवसंरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खनिजों के अवसंरचना के विकास में, इसको का कर लेना है ना, की जगह का कर लेना है ना। खनिजों का अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बाद ये अपने कंप्लीट हो गए खनिजों का महत्व। एक नोट लगा के, एक महत्वपूर्ण बिंदु है तो नोट लगा के लिखिए। देखो, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 अर्थात 24 दिन तक दांडी मार्च का आयोजन किया गया। दांडी मार्च का आयोजन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 अर्थात 24 दिन, लगभग 24 दिन के आसपास दांडी मार्च का आयोजन किया गया महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें यह आयोजन नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया गया। तो जो ये दांडी मार्च का जो आयोजन है, ये नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 24 दिन के अंतर्गत चलाया गया था। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।